बहुत सारा कुछ आता है। तो दे आर अप्रोक्सीमेटली अराउंड 80-90 रूल्स। ओके, यू नीड टू रिमेंबर देम ऑल। क्या कि ये आप बोलोगे सर इतने याद कहाँ से करने हैं? भैया जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, जब मैं आपको टॉपिकल बना के करवाऊंगा तब आपको पता चलेगा भैया ये तो बड़ी आसान सी बात होती थी यार, ये कौन सी नई बात है ना। तो तब पता चलता है कि भैया टॉपिकली अच्छा ये होता है। ऊपर ऊपर से बताना अलग बात है। हाँ, रूल करवा दूंगा मैं। रूल आप देख लेना एक बार, ठीक है? दैट आई विल ट्राई टू डू। ओके, चलिए। तो लास्ट टाइम हमने एसिटिलीन कर लिया था। What we did last time was up till here ना, we did the luminous and non-luminous objects and flame and जो प्रोड्यूस करते हैं और जो नॉन फ्लेमिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां तक करी थी, है ना? डन। डिड वी डू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कर लिया था हमने, सॉरी। हाँ, ये भी करवाया था ना मैंने। जब मैंने बताया था कि आप अल्केन एल्कीन एल्काइन जब करते हो, जब भी ये इसका ये वाला यूज करते हो, कंपाउंड्स के बारे में यूज करते हो, अल्केन्स कार्बन कंपाउंड्स यूज करते हो, दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। ओके, सिमिलरली अगर आप मेरे को बताओ, पुराने समय में देसी घी वो डालते होते थे यजनों में, है ना? तो उससे आग और जलती थी कि कम? जब भी आप घी डालते हो, हमारा मुहावरा भी होता है ना कि बलती जल्दी आग में घी मत डालने का काम मत करो, है ना? तो ये क्या होता है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ये आप समझ सकते हो। दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। समझ सकते हो? मीथेन को मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बताइए। ठीक है ना? तो जितने भी कार्बन हैं आपके पास, दे ऑल एल्केन्स हैं, सॉरी, आपके पास दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना? और जब हमने फैटी एसिड्स पढ़े थे तो आपको मैंने करवाया था, फैटी एसिड्स पढ़े थे ना, फैट्स में, लिपिड्स में, तब मैंने आपको जर्नल फॉर्मूला करवाया था आर सी डबल ओ एच। यहाँ पे भी आर, ठीक है, यहाँ पे भी आर। ये आर मतलब रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं हाई चेयर कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है? और एक आर यहाँ पे अगर आप निकाल देते हो और NH2 डाल देते हो तो ये प्रोटीन का फॉर्मूला बन जाता है। याद है? ये फॉर्मूला हमने जर्नल किया था। दैट इज फॉर, अगर ये NH निकाल के यहाँ पे NH2 डाल देते हो तो अमाइन बन जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा दोनों, ठीक है ना? याद है? करवाया था ये। ये प्रोटीन की कंपोजिशन बन जाती है। पर अगर ये अमीन ग्रुप नहीं है हमारे पास, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर फैटी एसिड्स, द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ फैट्स। डन डन डन। ओके, you understand this? Okay, now we move on to important concept। तो जितने भी हमने देखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, दे ऑल विल बी वेरी गुड फ्यूल्स फॉर कंबशन, ठीक है? तो चाहे देसी घी हो, और अगर आप इसमें कभी देखा है, कभी आपने कोकोनट का तेल डालते हुए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेजिटेबल ऑयल एंड देसी घी वर्सेस देसी घी? और क्लैरिफाइड बटर जिसको आप बोलते हो। जब आप कोकोनट ऑयल डालते हो, ठीक है, तो वो इतनी ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, ठीक है ना? ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। जैसे कि आप कोकोनट ऑयल डाल दिया, जैसे कि आपने पैराफिन डाल दी, चाहे आपने पाल्म ऑलिव ऑयल डाल दिया, ऑलिव ऑयल डाल दिया, आजकल जीवो कनोला ऑयल आता है वो डाल दिया, ठीक है ना, कैनोला ऑयल जिसको बोलते हो, जितने भी वेजिटेबल तरीके से बने हैं ये ऑयल, ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आप ध्यान से याद रखना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
ठीक है, ओके। और ये देसी घी जो होता है यूजुअली जो हम घर में यूज करते हैं, दे आर सैचुरेटेड, दे आर हाईली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जितने भी ज्यादा हाईली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये सारे का सारा जो घर में देसी घी यूज करते हो आप, दैट इज मेड फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स, कौन सा मक्खन हो गया, मक्खन से आप छाछ बना के अलग कर लेते हो, ठीक है, और जो बाकी बचता है उसका आप वो बना लेते हो, देसी घी बना लेते हो, ठीक है ना। तो देसी घी और वेजिटेबल ऑयल में ये अंतर होता है, ये हाईली सैचुरेटेड होता है, ये हाईली अनसैचुरेटेड होता है। आगे अगर हम चलें तो विच विल बी मच मोर फ्लेमेबल सब्सटेंस, कंबशन के लिए कौन सा ज्यादा यूज करते हैं, देसी घी और वेजिटेबल ऑयल, बताइए। यस, व्हाई, व्हाई इट इज सो, बताइए केमिकली क्यों हम प्रेफर करेंगे देसी घी। व्हाई विल वी प्रेफर देसी घी ओवर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बताइए। है ना, गुड, ओके। कार्बन इन सिंगल बॉन्ड, यस, यस, इट्स ए वेरी गुड फॉर कंबशन एंड इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसके कारणवश ये ज्यादा कंबस्टिबल है, ये ज्यादा कंबस्टिबल नहीं होते हैं, इसके कारण वो ज्यादा हीट ट्रांसफर नहीं करते हैं। सरसों का तेल देखा, सनफ्लावर ऑयल, आपको देखा होगा कि जो सनफ्लावर ऑयल होता है ना, एक तो जब आप खाना में डालते हो तो वो ज्यादा खाने में क्या कहते हैं, बहुत अजीब सी स्मेल आती होगी, आपको स्मेल देखा होगा, बहुत ज्यादा स्मेल आती है, आपको दूर से पता लग जाएगा अगर आपके घर पास पास में है, ठंडी में, यस। तो उसकी एक अलग से खुशबू आती है, लेकिन देसी घी की इतनी ज्यादा खुशबू नहीं होती है ना, देखा होगा आपने, घर में ही रहती है बात। तो ये अगर आपको पूरे मोहल्ले को बताना है कि आपने पकौड़े तले हैं घर में, तो आप सरसों का तेल यूज कर लो, तो दैट इज वाई ये कम कंबस्टिबल होता है, ज्यादा एनर्जी लेता है, ज्यादा गैस खींचता है, ये कम ज्यादा कंबस्टिबल होता है, कम आपका गैस खींचता है, जल्दी खाना इसमें बनता है, ठीक है ना, देसी घी में। और बात कर लेते हैं हम, ये बेसिकली समझ लगे ना, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम पहले भी करके आए थे। विच वन इज गुड फॉर योर हेल्थ, देखो, मोस्टली आप घर में जो यूज करते हो वेजिटेबल ऑयल ना, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, याद रखो। कौन से, इसकी हाइड्रोजिनेशन की जाती है, हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील किया जाता है। क्यों क्यों आपको बता दिया था, ये लास्ट वाले जब मैंने आपको फैट्स करवाए थे, तब मैंने आपको कराया था कि भाई जल्दी खराब कौन सा होगा, देसी घी जल्दी खराब होता है, लेकिन आप जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये यूजुअली लिक्विड रहते हैं, ठीक है ना, लिक्विड रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। दूसरी बात, ये आपने देखा होगा तो गर्मियों में खास करके जो घी होता है ना, वो आपका बदबू देना शुरू कर देता है अगर आप उसको अच्छे से स्टोर नहीं करते हो, है ना, तो रैंसिड हो जाता है, रैंसिडिटी आ जाती है। मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था जब मैंने वो कार्बोहाइड्रेट्स करवाए थे और फैट्स करवाए थे, वो वाले लेक्चर में डाइजेशन में रैंसिडिटी आ जाती है, बदबूदार आ जाती है। तो सैचुरेटेड में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, सैचुरेटेड ने लिक्विड रहना है अपने रूम टेम्परेचर पे, 40-45 डिग्री पे स्टेबल रहता है वो। और ज्यादा इसमें वो रैंसिडिटी का कोई चक्कर नहीं है, मतलब ज्यादा माइक्रो बैक्टीरिया आके यहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसके कारणवश रैंसिडिटी इसमें ज्यादा आती है। लेकिन अभी एक डिबेट और है, वो हम आगे जाके और पढ़ेंगे, पहले अभी यहां तक ये क्लियर है, ठीक है। तो कंबशन जो भी हाइड्रोकार्बन्स का होगा,
दैट विल डिपेंड अपॉन, अगर कोई कंपाउंड में कंपाउंड एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, जितना ज्यादा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा उतना ज्यादा वो कंप्लीटली कंबस्टिबल नहीं होगा। जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड होंगे, जितना ज्यादा कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा, सॉरी, उतना ज्यादा वो बर्निंग में अच्छा है, उतना ज्यादा वो ज्वलनशील पदार्थ है, उतना ज्यादा वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। इसी कारणवश जो आपके घर में गैस है, जो आपके घर में पेट्रोल, आपकी गाड़ियों में पेट्रोल है, डीजल है, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, दे आर लॉन्ग चेन योर एल्कीन्स, ओके, हाइड्रोकार्बन्स। आपने घर में कभी सुना, मतलब जब पेट्रोल बनाने गए हो तो ऑक्टेन के बारे में सुना होगा? सुना है ना? दैट्स गुड। तो आपने सुना होगा कि ऑक्टेन पेट्रोल डाल दो, ऑक्टोन ऑक्टेन पेट्रोल जो, सॉरी, पेट्रोल होता है वो ज्यादा अच्छा होता है ना? इसीलिए वो महंगे मिलता है थोड़ा सा अलग से दूसरी वैरायटीज से थ्रू। कहते भी जितना ज्यादा ऑक्टेन वैल्यू है उस पेट्रोल की, उतना ज्यादा वो जो कैलोरीफिक वैल्यू उसकी ज्यादा है और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसके कारण वो ज्यादा अच्छा साफ सुथरा फ्यूल होता है ऑक्टेन। ठीक है ना? तो ऑक्टेन वैल्यू देख के आप चेक करते हो कि वो कितना ज्यादा कंबस्टिबल सब्सटेंस है। तो ये आप पेट्रोल जब भराने जाते हो तो आपने ये नोट किया होगा, एन आ गया, ऑक्टेन, है ना? एन का क्या मतलब होता है, कौन सा ग्रुप में आएगा ये? कौन सा ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन है ये, बताइए? यस, एल्केन, एल्केन, एल्केन। तो इसी कारणवश हम एल्केन्स जितने भी होते हैं, दे आर हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ओके, डन डन डन। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस किसका नाम होता है? व्हाट विल यू टर्म नेचुरल गैस एज? याद रखो, जो आप सीएनजी यूज करते हो, सीएनजी यूज करते हो, लेट मी क्लियर दिस आउट फॉर यू। जो आप घर में सीएनजी यूज करते हो अपने ऑटोमोबाइल्स में, आपने देखा होगा, व्हाट इज सीएनजी? यस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हो गया, बायोगैस हो गया, ठीक है ना? दे ऑल, सिन गैस हो गया, ये सारी की सारी गैसेस जो होती है, सिन गैस होती है, SYN गैस, ठीक है ना? दे ऑल गैसेस आर नथिंग बट CHN4। व्हाट इज दैट? मीथेन। ओके, done. And methane is also a greenhouse gas. Okay, याद रखना, वाटर वेपर्स आल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। तो मीथेन जो होती है बेसिकली, ये क्या है कि बहुत क्लीनर फ्यूल है। क्लीनर का मतलब, जब हम CH4 को, ये वाली सब, ये देखो दोबारा से, ये मैं जो कर रहा हूँ, CH4 है ना, जो, जब इसको आप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कंबस्ट करते हो आपके इंजन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लाइट इट इज नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट, बट हीट इज दैट मच सिग्निफिकेंट। जो ये हीट है, यही आपको ड्राइव करती है, ठीक है ना? दैट्स वाई, नहीं तो इसका कोई चीज नहीं है, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो इसको ड्राइव करती है, बट जितनी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, इससे आप फायदा उठाते हो। डन। ओके, तो जितनी ज्यादा हीट होएगी, जितना ज्यादा हीट होगा, उतना ज्यादा आपका इंजन अच्छे से जनरेट करेगा और उसका फायदा उठाएगा। इसी को इस तरह से समझो अब। जो ये है CH4 है, और जो आप पेट्रोल यूज करते हो या डीजल यूज करते हो फॉर दैट मैटर, डीजल इज अ वेरी बैड एक्चुअल कंबस्टिबल सब्सटेंस। डीजल इज बेसिकली बहुत ज्यादा होता है ये, अगर बोलो गंदा, ठीक है ना? व्हाई? बिकॉज इट प्रोड्यूस सूट। जितना ज्यादा कोई भी चीज गर्म होने पे, या जो भी चीज को, जब आप ज्वलनशील पदार्थ को आग लगाते हो, जितनी ज्यादा वो सूट प्रोड्यूस कर रही है, जितना ज्यादा काला धुआं प्रोड्यूस कर रही है, उतना ज्यादा आपकी एफिशिएंसी नीचे जा रही है, उतना ज्यादा कार की एवरेज नीचे जा रही है, उतना ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है? उतना ज्यादा आपकी सेहत के लिए वो हानिकारक है। डन 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 डन। तो डीजल
और वर्सेस सीएनजी, समझ लग गया? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, व्हाई वी डू प्रेफर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ओवर डीजल? क्योंकि जो डीजल है वो बहुत सारा जो अनबर्न्ट कार्बन होता है, अनबर्न्ट कार्बन जो होता है, जिसको आप सूट बोलते हो। अब ये सूट क्या है? ये आपका पार्टिकुलेट मैटर, आपने न्यूज में सुना होगा 2.5 एंड 10, सुना ना? यस, लिटिल बिट ऑफ होमवर्क फॉर यू। यस, व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स? ठीक है, हु गिव्स यू द नंबर्स ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स? ठीक है ना? ओके, ये आपने पढ़ के आना, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ के आना। Do read about what are the gases they include in air quality index, what is national air quality index प्लेटफॉर्म, ठीक है? या जो ये प्रोड्यूस करता है उसके बारे में पढ़ के आओ। व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इट इज, किस तरह की ऑटोनोमस बॉडी है या गवर्नमेंटल बॉडी है या एनजीओ है, वो पढ़ के आओ जो ये पब्लिश करती है। डन। कौन सी गैसेस यूज होती हैं, उन गैसेस में से कौन सी जो चीजें हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है? जब भी कोई कंसेप्ट पढ़ना है, जो भी चीज आपको नई समझ लग रही है या नई आई अपने पढ़ी है, लिंकिंग बनाओ उसके साथ में। मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन पूछे गए पेपर में, ठीक है? तो ये आपका कल का काम रहा, ठीक है जी। अब ये जो पर्टिकुलेट मैटर 10 है या 2.5 है, इसमें से ज्यादा घबराने वाली चीज है 2.5, बिकॉज इट इज कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक, यानी कि एक लंग का कैंसर हो गया या बाकी जो कैंसर हमारे पास है, उनमें पीएम 2.5 का रोल बहुत ज्यादा देखा गया है कि जो 2.5 इतनी छोटी महीन पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो आपके लंग्स में चले जाते हैं और उससे ब्लड में भी जा सकते हैं और लंग्स का कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। डन? ओके, तो यू आर कनेक्टिंग दीज थिंग्स ना नाउ, जितना अनबंट होगा। इसी कारणवश सीएनजी से मच क्लीनर फ्यूल देन दिस। अनदर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप डीजल को जलाते हो तो आपके पास सल्फर और सल्फर और एक और नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की बहुत भयानक जो गैसेस होती हैं, ये भी अनबर्न्ड कार्बन होगा, ठीक है? वहां से निकलेंगी, ठीक है? ये वाहिकुलर पोल्यूशन का खास करके। और ये जो SO2 है और जो NO2 है, ये बाद में जाके बहुत ज्यादा टेंशन कॉज करती है। ये एनवायरमेंट का टॉपिक है, मैं वहां पे भी करवाऊंगा आपको। ये कॉज करती हैं आपका रिडक्टिव स्मोक, लंदन स्मोक का नाम सुना होगा आपने, या ऑक्सीडेटिव स्मोक एंड स्ट्रेटोस्फेरिक, नहीं स्ट्रेटोस्फेरिक नहीं, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। लग गया समझ बेटा? ये हम मैंने करवाना अभी आपको, ये डिफरेंट तरह के स्मोक होते हैं, वो बनाती है। इसके अलावा ये एसिड रेन कॉज करती है, जो कि बहुत सारे आगे डिजीजेस कॉज करता है। देखो कहां से चीज पकड़ी हमने, कहां की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? इनको प्रिवेंट करने के लिए देखो, अगर आपको ऐसे आता है तो व्हाट वी यूज फॉर प्रिवेंटिंग दिस, बायोडीजल। सुना था ना, कहीं पढ़ा था हमने बायोडीजल के बारे में, करवाया था, कहीं नोट्स करवाए थे आपको मैंने। अब ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बायोडीजल के बारे में बताया था मैंने, इसके नोट्स आपके पास होने चाहिए। ट्राई टू कनेक्ट हियर आपके पास, क्योंकि ऐसे में मेरे को काफी बच्चों ने बोला सर हमारे पास वो था बट क्या कहते हैं, मटेरियल था बट हम लिंक नहीं कर पाते थे एक दूसरी चीजों को। तो जब भी आप ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो इस तरह से नोट्स बनाया करो कि एक चीज दूसरे से लिंक हो जाए, क्योंकि जब ये लिंकिंग वाला गेम आपको समय लग जाएगा ना, तो यूपीएससी उड़ा दोगे आप, ठीक है? यूपीएससी यू विल क्वालिफाई वन और दी अदर वे, ठीक है ना? यू विल क्वालिफाई, बट ये लिंकिंग वाला जो एक दूसरे से कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा मैंने आपको पूरे का पूरा बायोफ्यूल्स कराया था, ग्रेड 1, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, करवाया था कि नहीं करवाया था बायोफ्यूल्स?
करवाया था ना? नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी भी करवाई थी आपको 2018 पता नहीं 20 में अपडेटेड हुई थी ये, नेशनल बायोफ्यूल्स पॉलिसी, ठीक है? आर यू कनेक्टिंग दीज़ थिंग्स? क्योंकि आपके आंसर में सब कुछ दिखना चाहिए, ठीक है? अगर आप पॉल्यूशन पे ऐसे लिख रहे हो ना, तो आपको अपनी रेंज ऑफ नॉलेज दिखानी है अगले बंदे को, कि भैया मेरे को पता है, आपने सुना है? हाँ, वेरी गुड, गुरप्रीत सिंह जी ने एक और चीज़ भी बताई थी, वो जो तूड़ी वाला था, ठीक है ना? इसका मैंने एक नाम क्या दिया था वो मैं आई थिंक आई फॉरगॉट इट अ, क्या बोलते थे इसको? जिससे वो पराली से आग लगाते थे ना तो काफ़ी वो पॉल्यूशन कॉज़ करता था। तो उसके भी अभी हमने बायो पैलेट्स है शायद, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ बायो पैलेट्स, याद है। अब ये देखो ये भी कांसेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है? इस पे अलग से क्वेश्चन बनता है ना? तो ये चीज़ें आपको एक-दूसरे से कनेक्ट करनी आनी चाहिए, तभी मैं ये करवाने की बात कर रहा हूँ। ये तो सिंपल चीज़ है, ये बेस है आपका। यू नो कि मीथेन इज़ अ क्लीनर फ्यूल देन पेट्रोल देन डीज़ल, ठीक है? देन केरोसिन। ये अनक्लीन फ्यूल क्यों है केरोसिन बट डीज़ल, है ना? ये अनक्लीन फ्यूल क्यों है? क्योंकि इसमें मीथेन के साथ-साथ में इनमें जो है बहुत सारी और इम्प्योरिटीज़ हैं लाइक SO2, NO2, सूट, ठीक है ना? अनबर्न्ड कार्बन, ठीक है ना? ये जो अनबर्न्ड कार्बन है, ये आपके लिए हानिकारक है क्योंकि ये सूट प्रोड्यूस करता है क्योंकि ब्लैक कलर का स्मोक प्रोड्यूस करता है जो आप इनहेल करते हो और उसके कारण पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के लेवल का जो पॉल्यूटेंट्स अगर आप अंदर लोगे तो उसके कारण आपको बहुत ज्यादा इशू आ सकता है। अच्छा, एक कंसेप्ट आपके सर ज्योग्राफी वाले भी कराएंगे उसका नाम है टेम्परेचर इन्वर्जन। ये मैं भी करवाऊंगा आपको क्योंकि ये आपको एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज बेसिकली योर हाउ डज स्मोक हैपेंस, SMOG, ये क्या चीज होती है, कैसे हैपन होता है, ये अपन एनवायरमेंट वाले में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए, नाउ वी मूव ऑन टू कंबशन इन एयर हो गया, वी डिड ये कर लिया ना हमने, ब्यूटेन होता है, LPG क्या होती है, ठीक है? LPG में कौन सा होता है और ये क्लीनर फ्यूल क्यूल है एज कंपेयर टू कैरोसिन, ठीक है ना? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली बर्न इन एयर विद ए ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम, ये लग गया समझ, ठीक है ना? ये सूट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दिस इज बिकॉज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कंपैरेटिवली लो, क्योंकि एल्केन्स में एल्कीन्स के बजाय या अल्काइंस के बजाय कार्बन की कंसंट्रेशन जो होती है वह बहुत कम होती है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्लीनर फ्यूल इसीलिए माने जाते हैं, CH4 इज ए क्लीनर फ्यूल देन ब्यूटेन देन बाकी सारे, क्योंकि इसमें कार्बन की कंसंट्रेशन जो होती है वो बहुत कम होती है, इसके कारण जब भी वो जलेगा वो पूरा चलेगा, ठीक है ना? अब खुद सोचो, आप लकड़ियों को आग लगाते हो लोहड़ी में या जब भी आप घर में भी आग लगा के बैठते हो, क्या वो 100% जल जाती हैं? नो, राख बच जाती है, ऊपर उड़ भी जाती है, जो फ्लाई ऐश आपके ऊपर आके गिरती है बाद में, चिंगारे है ना, वो तो आपने देखा होगा, चिंगारे नहीं, वो जो ब्लैक ब्लैक कलर का आपके ऊपर सेटल होता है। तो ये सारा फ्लाई ऐश हो गया, ये सारे ये पार्टिकुलेट मैटर है सारा, ये पार्टिकुलेट मैटर 10 है, ठीक है? लग रही है समझ? तो ये कंपैरेटिवली हाई होती है इनमें कार्बन की कंसंट्रेशन, और जो ये आपका मीथेन है, आपका ब्यूटेन है, इसमें कंपैरेटिवली जो कार्बन की कंसंट्रेशन होती है ये लो होती है, और इसी कारणवश ये जो चीज है ऑक्सीजन कंप्लीटली बर्न हो जाती है, ठीक है? और ये नॉन सूटी और ब्लू फ्लेम में बर्न करती है। डन। कल मैंने आपको डिफरेंस करवाया था येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम में, याद है? तो मैंने करवाया था कि येलो फ्लेम इज ए अनप्योर, जो आपका हाइड्रोकार्बन है जैसे वो चलेगा उस प्रकार से होगा, है ना? तो वी डिड दैट यस्टरडे। चलिए, इसके अलावा केरोसिन और गैस स्टोव का मैंने आपको बता दिया था। पहले वो सिलेंडर नहीं होते थे, तो पहले केरोसिन का तेल मिलता होता था, आज से 20-25 साल पहले की बात है, काफी कॉमन था। गवर्नमेंट राशन कार्ड के आपको केरोसिन का तेल देती थी, ठीक है ना? तो जैसे आज LPG मिलती है वैसे केरोसिन मिलती थी। अब ध्यान रखो, अब बोलो सर ये क्या क्यों पढ़ा रहे हो आप? डू यू नो व्हाट इज उज्ज्वला योजना?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला उज्ज्वला योजना। यस, व्हाट इज दैट? बताइए, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बताइए। यस, नॉट एलपी, हाँ, एलपीजी का कनेक्शंस और एलपीजी का सिलेंडर जो है वो आपको रूलर्स को खास करके फ्री में दिया जाता है। इसके बारे में आप थोड़ा सा पॉइंट बना के लिखना, 4-5 लाइनें लिखना, कौन सी मिनिस्ट्री करती है, किसकी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। क्या इसके 3-4 सेलिएंट फीचर्स लिखने हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखने। सब्सिडी ऑन एलपीजी, ठीक है, किस तरह से सब्सिडी ट्रांसफर करते हैं, किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो बेनिफिशियरीज अंडर उज्ज्वला योजना। ये 4 चीजें लिख के आपने मेरे को बतानी है, ठीक है। अभी याद कर रहे हो ये किसके किसके लिए दी जाती है? एलपीजी। एलपीजी के लिए क्यों दी जाती है? कैरोसिन के लिए क्यों नहीं दी जाती? बिकॉज कैरोसिन जो है ये क्लीनर फ्यूल नहीं है एज कंपेयर टू एलपीजी, ठीक है ना। एलपीजी जो है वो मच क्लीनर फ्यूल है एज कंपेयर टू कैरोसिन। कैरोसिन में बहुत सारा और इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, इसलिए जो कैरोसिन के पुराने सिलेंडर होते थे वो आपको पता होगा, सिलेंडर नहीं होते थे वो स्टोव होते थे, स्टोव के साथ में एक लगा होता था, आपने पता होगा, आपने देखा होगा वो। तो वो बहुत ज्यादा यस, इसका बहुत ज्यादा धांधली होती थी। अब मैं आपको और बताता हूँ, कैरोसिन से लोग तेल खरीद के तो कहीं ट्रैक्टर में भी डाल देते थे, कई बार तो मिट्टी का तेल है ना। तो ये प्योर फ्यूल नहीं है। लोग इसको रिफाइन करके घर में डीजल निकाल लेते थे, बहुत ज्यादा ये भी होता था। एलपीजी का आप काम नहीं कर सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी गैस है। क्या मुस्कान? अरे प्यूरिफाई करके तो चल ही पड़ता, बिकॉज कैरोसिन को अगर आप प्यूरिफाई कर दोगे तो डीजल में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इतना अच्छे लेवल का डीजल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यही काम ने आपने घर में शुरू कर दिया तो गवर्नमेंट का तो दिवालिया निकल जाएगा। अ मेजर चंक अ मेजर चंक ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज नथिंग बट द सब्सिडी, बेसिकली योर taxes on petrol, okay, that is why they are not covered under the GST regime। होना तो ये भी चाहिए कि भैया जी पेट्रोल डीजल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट शुड आल्सो कम अंडर द जीएसटी, बट इन सो अल्कोहल को भी इससे बाहर रखा गया है जीएसटी से। ये एक इसका मेजर ड्रॉबैक भी है। वाई इसको बाहर क्यों रखा गया? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेजर रेवेन्यू है ना बेटा, वो आपको तेल से आता है। एंड व्हाट काइंड ऑफ टैक्सेस, व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज levied upon petroleum or you can say डीजल? डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? बताइए। बताओ। इट्स अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, वेरी गुड। यू नो ना कि पेट्रोल जो, वो इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो गरीब का गरीब भी बच्चा आपको देगा, ठीक है ना। आप अगर पेस्ट खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर जीएसटी लगा होता है, और वो गरीब भी उसी तरह से देता है और अमीर भी उसी तरह से देता है। इसी तरह पेट्रोल जो है उस पे जितना भी टैक्स लगता है, पेट्रोल आपको पैसे भी उतने देने पड़ते हैं और डीजल के पैसे भी उतने ही देने पड़ते हैं अमीर और गरीबों को। यस, yes, yes, so that is why, are you connecting these points now? Why I am doing this is basically मैं आपका एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि पेपर में कभी ये पूछा जाता है साइंस में, why it is a much more cleaner fuel। तो आपको बेस से ऊपर की तरफ बिल्ड करना है। सोचो आपको यही उज्ज्वला योजना आ रही है पेपर में, कैन यू, बाकी बच्चों ने लिखा होगा ये फॉलोइंग मिनिस्ट्री, ये 4 मिनिस्ट्री, ये फलानी मिनिस्ट्री, कैन यू गिव अनदर पॉइंट वहां पे कि बिकॉज ये इसको लाने का मेन मतलब क्या है? बिकॉज गवर्नमेंट वांट टू हैव ए क्लीनर फ्यूल, ठीक है ना, क्लीनर फ्यूल्स, ठीक है, इन द हाउस होल्ड्स। अर्लियर इट यूज टू बी कैरोसिन विच वॉज हाईली अडल्ट्रेटेड, या आप बोल सकते हो हाईली अनसैचुरेटेड कार्बोनेट, अनसैचुरेटेड hydrocarbon, okay, that's why they do not burn completely and they produce soot, ठीक है ना, एंड येलो फ्लेम। और उसके कारण क्या था? हेल्थ इमरजेंसी थी ये तरह की।
हेल्थ बहुत ज्यादा आपकी अफेक्ट होती थी बिकॉज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। आर यू कनेक्टिंग ऑल दिस थिंग्स नाउ? आपका बेस क्लियर है आपके आंसर में, और एक बंदा जो आर्ट्स का है, ठीक है ना, उसके आंसर में अंतर हो जाएगा। यही अंतर चाहते हैं वो जीएस पेपर 2 में। ओके, जीएस पेपर कि जो आपका मेंस वाला पेपर होता है उसमें आंसर में आ जाएगा, ठीक है ना, फर्क आ जाएगा। तो यू विल नॉट ओनली थिंक कि ये कौन सी मिनिस्ट्री से आता है, ये कौन से बेनिफिशियरी को मिलता है, इसमें क्या है मेन सैलिएंट पॉइंट्स, नहीं। यू विल आल्सो थिंक व्हाई द गवर्नमेंट ब्रॉट दिस योजना, व्हाई द गवर्नमेंट ब्रॉट दिस पॉलिसी। इट ब्रॉट दिस पॉलिसी बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज इट इज अ मच मोर क्लीनर फ्यूल। डन डन डन। यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट नाउ? ये देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स इन एयर विद येलो सूटी फ्लेम, ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग ब्लैक स्मोक। तो कमरा काला काला हो जाता था, जो आपकी दीवारें होती थी अगर वो सफेद कलर की थी, अगर आप कैरोसिन चलाओगे तो वो ब्लैक ब्लैक कलर की हो जाएगी भैया, ठीक है ना। The unsaturated hydrocarbon burns with sooty flame because the percentage of carbon is unsaturated hydrocarbon is comparatively higher than alkanes, ठीक है। दैट इज वाई दे डू नॉट गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज मतलब सारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा। वो कार्बन कार्बन का काला काला कार्बन, आपने देखा होगा कोयला काले कलर का होता है, वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई, ठीक है ना। ओके 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 ओके। तो ये कहता है कि भाई क्योंकि हमारे पास 21% ऑक्सीजन है एयर में, ठीक है ना, तो वो बहुत कम ऑक्सीजन है अनसैचुरेटेड कार्बन्स को कंप्लीटली बर्न करने के लिए। अगर आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कंप्लीटली बर्न करना है तो आपको ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। जो आपकी एयर में 21% है, अगर वो 91% हो जाएगी तो सारे का सारा जो आपका हाइड्रोकार्बन है वो जल पड़ेगा विद ब्लू फ्लेम। दैट इज वाई। ओके ओके ओके, चलें आगे। डन डन डन। सो इसी तरह हमने एसिटिलाइन का भी एक फंक्शन पढ़ा था, याद है? और ये बंदा क्या कर रहा है ये बताओ। ये किसकी एग्जांपल है? वेल्डिंग कर रहा है, वेरी गुड सुमन। तो जो वो बंदा वेल्डिंग कर रहा है, तो ये भी कौन सी गैस यूज कर रहा है? आपको पता होगा गैस होती है, एक सिलेंडर के पीछे लगा होता है, वहां से एक पाइप लेके आता है वो, और वो फ्लेम लगाता है और वो जलने लग पड़ती है, ठीक है ना, वो आग सी। और फिर वो जैसे आग को बढ़ाता है वो कंबस्ट करती है, कंबशन करती है। कौन सा फ्लेम है ये देखो, किस तरह का फ्लेम है ये, बताइए। येलो फ्लेम है, वेरी गुड। जितना ज्यादा येलो फ्लेम होगा दैट मींस वो गैस क्या सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? इट विल बी अनसैचुरेटेड गैस। और ये एग्जांपल है एसिटिलीन। कौन सी गैस यूज करते हैं हम वेल्डिंग में? वो अनसैचुरेटेड होएगी, वो होएगी आपकी एसिटिलीन, ठीक है ना, एसिटिलीन, जिसको आप इथाइन भी बोलते हो, ठीक है। इथाइन, YNE, दैट मींस ट्रिपल बॉन्ड होंगे इसमें, ठीक है। when ethylene is या ethine or sorry acetylene is burned in the air, it burns with a very sooty flame due to incomplete combustion, ठीक है जी। डन। द टेम्परेचर ऑफ फ्लेम इज आल्सो नॉट हाई, इतना हाई टेम्परेचर नहीं प्रोड्यूस होगा। देखो याद करो, मैंने आपको ये रिएक्शन करवाई थी, मैंने जब ये रिएक्शन करवाई थी आपको, मैंने कहा था जो मीथेन होता है, नेचुरल गैस होती है, वो प्रेफरेबल फ्यूल इसलिए है क्योंकि वो ये चीज निकालता है, हीट ज्यादा निकालता है, ठीक है। बट इसके कारणवश ये ज्यादा महंगी भी है, ठीक है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड आपके पास हाइड्रोकार्बन है लाइक एसिटिलीन, ठीक है, वो आप अगर एयर में जलाने की कोशिश करोगे जल पड़ेगा वो, लेकिन येलो कलर फ्लूइड से, ठीक है ना। नाउ इफ पर उतनी हीट वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, फिर हम क्या करते हैं, ये देखो पीछे सिलेंडर लिख रहे हैं आपको, दिख रहे होंगे, ये देख ये और ये सिलेंडर, एक गया, एक में एसिटिलीन होती है और एक में प्योर ऑक्सीजन होती है, 100% ऑक्सीजन, ठीक है। तो इफ ए मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन, इथाइन एंड प्योर ऑक्सीजन इज बर्न, देन एसिटिलीन बर्न्स कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग ए ब्लू फ्लेम, ठीक है।
The oxygen acetylene flame, called as oxyacetylene flame, is extremely hot and thus produces very high temperature, which is used for welding matters. तो आपने देखा होगा जो लोग ये टांके लगाते हैं या जो लोग आपका शिकंजा बनाते हैं या स्टील का काम करते हैं या लोहे के गेट्स बनाते हैं, वो जो जॉइंट करते हैं ना एक पतरे को दूसरे पतरे के साथ, वो करते हैं वेल्डिंग के थ्रू। और जो वेल्डिंग के थ्रू जो गैस यूज होती है उसमें उसका नाम है एसिटिलीन या इथिलीन, इथाइन, सॉरी इथिलीन नहीं, इथाइलीन, इथाइन, इथाइन नॉट इथाइलीन, इथाइन, इट्स एन एल्काइन। ओके, डन डन डन। और या उसको जो जॉइंट लगाते हैं, आपको पता ही है गेट बनाते हैं जो लोग लोहे का काम ज्यादा करते हैं, वो वेल्ड करते हैं एक दूसरे चीजों को एक दूसरे के साथ, और वो इसी कारणवश जो है, यस, वेल्डिंग में यूज करते हैं हम इसका। और ये सूटी फ्लेम से बनती है अगर ये प्रेजेंट ऑफ एयर में बनेगी। व्हाइट स्टोन इज आई थिंक व्हाइट फॉस्फोरस की बात करते हो, फॉस्फोरस इज हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है ना। तो अगर आप उसको आग लगाओगे तो ब्राइट व्हाइट कलर का वो जलन होगी, पर उससे वेल्ड नहीं होती थी, वेल्डिंग आई डोंट थिंक उससे होती थी, वेल्डिंग इसी से होगी, ठीक है ना। द मोस्ट कॉमन फ्यूल कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है ना। So it is obvious that very important to burn them completely. The incomplete combustion of fuels has following disadvantages. क्या advantages हो सकते हैं, disadvantages? अनबर्न्ट कामर होगा जो सूट बनाएगा, विच pollutes atmosphere, blackens the cooking utensils। कल करवाया था ना कि अगर आपका जो चूल्हा है, गैस वाला चूल्हा है, वो नीचे नीचे कालक कर रहा है आपके कढ़ाइयों में, आपकी उसमें, ठीक है ना, बर्तनों में, तो दैट मीन्स कि वो आपका सॉरी, वो आपका कंप्लीटली बर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड चिमनीज में भी जाके, फैक्ट्रीज में भी जाके जम सकता है और ब्लॉक कर सकता है चिमनीज को, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो तभी कहते हैं, कभी आपको याद है ये पहले गैस वाले आते थे, अभी भी आते हैं वैसे, तो गैस वाले गर्म हीटर आते, गर्म पानी करने वाला आता था, एक सिस्टम सा आता है, किसी को याद है, किसी के घर में लगा हो, है ना। तो आप कुछ नहीं करते थे, आपने बस टूटी ओपन करनी होती थी, ऊपर वो गैस से के साथ कनेक्टेड होता था और वो अपने आप चल पड़ता था, गर्म पानी होना शुरू हो जाता था आपको। हाँ, गीजर था, गीजर, गीजर, वेरी गुड, है ना। तो उसमें काफी एक दिक्कत आई थी, लोगों की काफी डेथ भी हुई थी इसके कारण। वो क्या करते थे, क्योंकि सब लोगों का जो एग्जॉस्ट होता है ना बाथरूम का, वो एग्जॉस्ट होता नहीं कहीं में, ठीक है ना, इतना अच्छा एग्जॉस्ट नहीं होता। तो ये क्या करते थे जो लोग, ये सिलेंडर लगा के ये करते थे ना, तो उसमें बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती थी, सीओ। मैंने कल भी बताया था कि ये हाईली पॉइजनस गैस होती है, ये तब बनती है जब इन अनकंप्लीट बर्न्ट होगा कोई भी हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। जब अनकंप्लीट बर्निंग होगी हाइड्रोकार्बन की, तो ये आपने देखा होगा कि उसके कारण क्या होता था कि, क्योंकि वो कमरा छोटा है बाथरूम वाला, और कोई बाहर जाने के लिए एयर के साथ कनेक्शन है नहीं जहां से एयर एंटर करेगी, तो उस कारणवश कई बार लोगों की डेथ हो गई थी, बेहोश हो जाते थे और बेहोशी के कारण, बेहोशी में उनकी मौत हो जाती थी ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। कल बताया था क्यों, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन के साथ बहुत अच्छा संबंध बना लेते हैं, उसके कारणवश क्या होता है, वो ऑक्सीजन तो छोड़ देते हैं लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठी होती रहती है आपकी बॉडी में। लेकिन आपकी बॉडी को चलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो ऑक्सीजन के अभाव के कारण एक बंदे की मृत्यु हो जाती है। डन, देख लो कितनी अच्छी हिंदी बोली लगा दिया आपने मेरे को। चलो, गुड। तो सब्स्टिट्यूट रिएक्शंस में भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो मैंने ये कल करवाया था ना, सब्स्टिट्यूट रिएक्शंस क्या होते हैं, कि जैसे जैसे मीथेन में आप क्लोरीन ऐड डालते जाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो उतना उतना ज्यादा क्या बनाती रहेगी, ऐड करती रहेगी, तब तक ऐड करती रहेगी, देखो कब तक ये CH Cl3 ऐड करती रहेगी, देखो जब तक कि ये देखो CH4 में जब आप Cl2 ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो क्या बना देती है वो बताइए, CH3Cl, दिस इज नोन एज क्लोरोमीथेन।
ठीक है ना, क्लोरोमीथेन। फिर आप जब और डाल देते हो तो CH2Cl2, फिर और डाल देते हो CH3Cl, नहीं, CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म। जब एक बार और डाल देते हो तो C1L4। ये कहाँ देखा था आपने? यस, यहीं तक जा सकता है, अब आगे नहीं जाएगा, है ना। What is this compound also known as? This is known as ना क्लोरोफॉर्म, this is तो क्लोरोफॉर्म, that is known as anesthesia, कार्बन टेट्राक्लोराइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सारा, एंड बहुत बढ़िया सुमन जी। Where it is used in the industrial solvents also, carbon tetrachloride, okay, as well as in the refrigerators also. It is a highly volatile substance, okay, done done done। और आपने CFCs का नाम सुना होगा, है ना, और HCFCs का नाम भी सुना होगा। व्हाट आर दे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ये क्लोरो भी है और हाइड्रो भी है ना। इसमें अगर आप F डाल दोगे, एक को H को छोड़ के, एक H यहाँ पे छोड़ के CHFCl2 बना दो, CHFCl2, ये भी कंबाइंड बन सकता है। दिस इज नोन एज क्लोरो फ्लोरो हाइड्रोकार्बन, ठीक है, डन डन डन। वेयर इट इज नेसेसरी, वे कहाँ पे आप यूज करते हो ये गैस को? दिस गैस या दिस गैस, वेयर डू यू यूज CFCs, HCFCs, where do you use these gases? They are highly volatile substances. They are used in refrigeration, they are used in air conditioning, AC में जो यूज करते हो, फ्रीजर में जो यूज करते हो, रेफ्रिजरेटर्स में जो यूज करते हो, ये सारी गैसें HCFCs हैं। Why we need to study HCFCs? Because they are also responsible for, very very good Shivam, they are also used in the deodorants as well, that is why they are inflammable। तभी उनको बोला जाता है कि गर्मी के पास मत लेके जाओ भैया, फट सकता है टेम्परेचर में कारण। why we need to study these gases? very good, because of ozone hole, very good। ओजोन होल यहाँ पे क्यों होता है, या ये इसका इतना अच्छा, देखो यूपीएससी ने कहां तक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं बताता हूँ। ये हम सबको पता है, HCFC कॉज करती है, ओजोन होल गैस करती है। ओजोन कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फीयर में, ये तक हमें पता है, ठीक है ना। यूपीएससी ने आगे पूछा हुआ है कि भैया जी ओजोन होल जो होता है, व्हाई इट ओनली अकर्स इन द पोलर एरियाज एंड डज नॉट अकर्स इन द इक्वेटोरियल एरियाज या इक्वेटर एरियाज। इसका क्या रीजन है? व्हाई पोलर एंड व्हाई नॉट इक्वेटर? बताओ। बट there is not always the case, hot and cold air is not the case, it is a seasonal winds, okay। तो ये आपका बहुत क्रूड कंसेप्ट है, क्योंकि कभी भी देखो तो इक्वेटर से पोलर की तरफ नहीं जाती है, इक्वेटर से पहले मुड़ जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में। फिर ऊपर जाओगे तो कितने सर्कुलेशन सेल्स होते हैं? 3 सर्कुलेशन सेल्स होते हैं, हैडली, फेरल एंड पोलर सेल। तो वो तो आपस में घूमती रहती है जो आप बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो 3 सेल्स घूमते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं आपको ज्योग्राफी का थोड़ा सा करवाऊंगा पार्ट्स, जो सर ने नहीं करवाए हैं वो मैं करवाऊंगा। तो आपके सर ने भी करवाना है ये क्लाइमेटोलॉजी में, कि भाई क्लाइमेट में सीधा कुछ नहीं है भाई, जो आप सोचते हो कि भाई इक्वेटर से ऊपर उठती है एयर और पोलर में जाके बैठती है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। 3 सेल्स बनेंगे, तो इतनी ज्यादा जल्दी इतनी आसानी से मिक्स नहीं होती है आपकी। दैट रीजन फॉर दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। और ये आपको कहाँ दिया गया है? अगर आप +2 की आपने केमिस्ट्री की, आई थिंक, या केमिस्ट्री की बुक निकालते हो, उसमें एनवायरमेंट चैप्टर है एक, उसमें ये दिया गया है, एक वर्ड मेंशन्ड है वहां पे, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, not liquid droplets, they are polar stratospheric clouds।
क्लाउड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें एक टाइप आती है पोलर स्ट्रेट एनवायरमेंट केमिस्ट्री में। यस यस यस, उसमें एक टॉपिक दिया होगा, जब ओजोन होल उन्होंने एक्सप्लेन किया है ना, उसमें ये दिया हुआ। तो देखो यूपीएससी ने वहां से पेपर उठा लिया, एंड वी वर लाइक ये कहां से आ गया भैया, इतना कौन पढ़ता है। तो ये दर्शाती है, और ये दर्शाती है कि आपने एनसीईआरटी नहीं ढंग से पढ़ी भैया। हम पढ़ते हैं 10वीं लेवल तक, हो गया भाई, बहुत हो गया। बट द लेवल द यूपीएससी इज आस्किंग इज दैट लेवल। ठीक है ना, तो पढ़ो उतना उतना आपको ज्ञात होना चाहिए कि व्हाट इज पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्राउड एंड व्हाई, दैट इज द रीजन व्हाई दे आर फॉर्मिंग एट दिस पॉइंट प्लेस। ठीक है ना, व्हाई ऑरेरा बोरियलिस एंड ऑरेरा ऑस्ट्रेलिस दे फॉर्म ओवर द पोलर एरियाज। डू यू नो व्हाट आर ऑरेरा बोरियलिस एंड ऑरेरा ऑस्ट्रेलिस? ये क्या होता है? नदरन या सदरन लाइट्स जिसको बोलते हो आप। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना, इसको भी हम पढ़ेंगे वैसे जब मैं आपको एनवायरमेंट कराऊंगा। तो दिस लेवल वी शुड नो, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द लेवल दे आर आस्किंग। ठीक है, अब अगर आप ज्योग्राफी उठाते हो, बुक उठाते हो +2 की, उसमें जब आप मॉनसून एक्सप्लेन कर रहे हो, उसमें सिर्फ एक रेड लाइन का एक वर्ड दिया है, इंडियन ओशन डाइपोल। 2017 पे इस पे क्वेश्चन आ गया भैया, ले लो। सिर्फ एक लाइन दी गई है, इंडियन ओशन डाइपोल, उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया। बट इन द एग्जाम दे हैव आस्क्ड व्हाट इज इंडियन ओशन डाइपोल। दिस इज द लेवल यू शुड बी स्टडिंग यूपीएससी। तो सबसे पहले मैंने आपको जब पहली क्लास भी ली थी तब भी मैंने बताया था भैया जी, यूपीएससी में आपको एनसीईआरटी को बेस मान के चलना पड़ेगा और +2 तक बढ़ना पड़ेगा भैया। तभी मैं इतना कुछ करा रहा हूँ कि आपको डिफिकल्ट ना लगे। आप जब खोलो एनसीईआरटी तो आपको धक्का ना लगे कि भैया ये क्या ही चल रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में अगर जाओगे तो एनसीईआरटी में सीधा लेवल एकदम से अप कर देना उन्होंने। 10th के बाद उन्होंने लेवल अप कर देना, उन्होंने बीच में नहीं देखना कहीं। ठीक है, उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना, तभी मैं इतना एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि आपको धक्का ना लगे एकदम से। अभी तक जितनी ऑर्गेनिक करवाई है, कोई टेंशन तो नहीं है ना इसमें? समय लग रहा है ना आपको? जितनी भी आपको मैंने साइंस करवाई है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना, यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स ना, एंड अप्लाइंग द कंसेप्ट्स। ओके गुड। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हमें पता है, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं हम इस रिएक्शन को। क्या बोलोगे आप? हाइड्रोजिनेशन, दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। डन। ठीक है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू obtain saturated hydrocarbon is known as hydrogenation. The process of hydrogenation has an important industrial application. It is used to prepare vegetable की और वनस्पति घी। देखो याद रखो, वेजिटेबल ऑयल जो होगा वो वो क्या है? अनसैचुरेटेड है। वेजिटेबल घी या जो गगन का वनस्पति घी आप देखते हो, ठीक है ना, जो वनस्पति घी है, ये वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी है। समझ रहे हो? जो घी है, जहां पे घी वर्ड आ गया, लेट मी शो यू। ये देखो, ये वाला हमने कर रहे थे ना डायग्राम, तो हमने अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में बात की थी। जो अनसैचुरेटेड है, वो जहां पे घी वर्ड आ गया ना, GHEE, ये घी दो तरह से हो सकता है। या तो आप वेजिटेबल से घी बना सकते हो, वेजिटेबल ऑयल से, जो यहाँ पे अनसैचुरेटेड है उसको हाइड्रोजन डाल के सैचुरेशन में कर सकते हो वेजिटेबल ऑयल से। या आप डेयरी प्रोडक्ट जो आप घर में बनाते हो दूध से, ठीक है ना, उससे भी आप घी बना सकते हो। ठीक है, तो विच वन इज बेटर, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड? बताइए। अनसैचुरेटेड में आता है आपका सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, जितने भी सारे सीड्स होते हैं, सीड बेस्ड ऑयल। आपने फ्लैक्स सीड्स खाए? फ्लैक्स सीड्स? अब आपको नहीं समझ लगा व्हाट इज फ्लैक्स सीड्स। ओए भैया, कभी अलसी की पिन्नी खाई है? अलसी की पिन्नी, अलसी की पिन्नी, यस। तो अलसी की पिन्नी में किससे बनती है? अलसी से बनती है। अलसी से, इसके इंग्लिश नेम है फ्लैक्स सीड्स। तो जितना, और अलसी अपना तेल भी छोड़ती है जब पिन्नियां बनाते हो ना, तो ये पता है भैया, मैंने मम्मी के साथ काफी बनवाई है, तो मेरे को पता है कि वो अपना तेल छोड़ जाती हैं। तो वो अपना जो तेल छोड़ती हैं, दैट इज आल्सो अनसैचुरेटेड हेल्थ
हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन सॉरी, है ना। डन डन डन। तो ये सारे जो तेल होते हैं ये वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। इनका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं सॉलिड होते हैं। यूजुअली दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर एक सैचुरेटेड है हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड है हाइड्रोकार्बन, ये आपको कैसे पता चलेगा? जो उनकी थिकनेस देखनी पड़ेगी आपको, रूम टेम्परेचर पे वो किस तरह से बिहेव करते हैं। डन। विच विल बी मच मोर इजी टू कुक, देसी घी और वेजिटेबल ऑयल? जल्दी 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 बताइए। वेजिटेबल ऑयल है ऑयल। क्यों भैया? ये तो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड में तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए। इसी कारणवश मैंने आपको बताया था, अभी बताया भी है, पहले भी बताया था कि भैया जब आप सरसों का तेल यूज करते हो तो धुआं इतना निकलता है कि 4 महलों को पता चल जाता है आप क्या पका रहे हो। लेकिन अगर आप देसी घी में बनाओगे या वेजिटेबल वनस्पति घी में बनाओगे, जो आप घर में यूज करते हो, ऑयल में बनाओगे, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बनाओगे तो इतना ज्यादा स्मेल नहीं फैलेगी। डन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अनदर थिंग इज which one of the two is good for your health? Saturated or unsaturated? आ जाओ, खाना आ जाता है, खाने आ जाते हैं। Unsaturated is good because of MUFA and PUFA, mono unsaturated fatty acid and polyunsaturated fatty acids। ठीक है ना। मोनो में एक डबल बॉन्ड होता है, पॉली में बहुत सारे डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना। दे आर यूजली गुड बिकॉज ऑफ, और ये भी बात नहीं है कि ये खराब है, देसी घी इज नॉट खराब। ठीक है ना। तो सैचुरेटेड को हवा जरूर बनाया जाता है कि आप सैचुरेटेड कम खाओ या ये वो खाओ, लेकिन जो आप घर में प्रिपेयर देसी घी होता है ना भैया, ये बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है ना। वाई? बिकॉज इट कंटेन्स विटामिन फैट सॉल्युबल लाइक A, D, E and K। याद है? तो जब आप घर में जाके देखते हो, जब भी आप खरीदने जाते हो किसी भी किराने की दुकान पे, तो आपको पीछे देखना होता है उसकी कंपोजिशन क्या है। आजकल जो आपके पास तेल आ रहा है फॉर्चून का, बिल्कुल मत खरीदना। ठीक है। वी सपोर्ट फार्मर्स। ठीक है। तो फॉर्चून की कोई चीज नहीं खरीदनी, जियो की सिम भी नहीं लेनी, आपने पोर्ट करा लो, अच्छी बात है। ठीक है। ओके। सो वो चीजें जो होती हैं, जो फॉर्चून का तेल यूज करते हो या किसी भी कंपनी का जो तेल यूज करते हो, वो जो होता है एक्चुअली वो सस्ता होता है, आपको बताओ, है ना। यार मेरा तो करते नहीं, पता नहीं क्या बात है। मेरे को तो मैसेज फेल ट्रिपल आई जाता है। मैंने 4-5 बार उनको फोन करके अच्छी अच्छी बातें भी की उनसे, बट वो मानते ही नहीं, कहते जी सर आप हमारे वैल्यूएड कस्टमर हो, हम आपको नहीं जाने देंगे। क्या करूं यार, प्लीज कोई है तो इसका हल बताओ। हैं? 1900 कर करके तो मैं पिछले हफ्ते से 10 दिन से पिछले कर रहा हूँ, कर ही नहीं रहे यार, वो पता नहीं क्या बात है ना। तो प्लीज अगर किसी बंदे के पास है जो करते ऐसा पुट, है ना, तो प्लीज डू टू टेल मी। ओके। चलो, कीपिंग दैट असाइड। हाँ, ब्लॉक कर दिया, पता नहीं क्या चक्कर है यार। टावर ही बंद करते हैं कल चल के फिर, है ना, फिर ही मजा आएगा। अच्छा, दैट्स गुड। चलो चलो, अच्छी बातें हो गई है, पढ़ाई वाली बातें भी करें। एडीई के, यू नो, तो ये देसी घी जो होता है ये कंपनीज करती क्या है एक्चुअली, ये सस्ता घी लेके ना, ठीक है ना, वेजिटेबल ऑयल लेके या फलाना तेल लेके उसमें हाइड्रोजनेशन करके सस्ता तेल बना देती है, जो आप घर में यूज करते हो, रिफाइंड ऑयल। द थिंग यूज्ड इज रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल इस तरह से आपका नाम दिया जाता है ताकि आपको लगे यार क्या बात है ना, ये तो बड़ा अच्छा तेल है, इससे बढ़िया तो बात नहीं, इससे गंदा तेल आपके पास नहीं हो सकता है। ठीक है ना। जो आप बड़े बड़े अच्छे से पकौड़े खाते हो ना भैया,
दुकानों पे जाके टिक्कियां खाते हो सारे का सारा जाके, वो इसी से बनता है, रिफाइंड ऑयल से। एंड रिफाइंड ऑयल कंटेन्स हाई क्वांटिटीज ऑफ ट्रांस फैट्स, ट्रांस फैटी एसिड, याद है ये भी करवाया था आपको मैंने, ट्रांस फैटी एसिड्स। आप चिप्स खाते हो, आप वो खाते हो, ठीक है ना, वो देखना एक बार ट्राई करके, उसमें लिखा होगा ट्रांस फैटी एसिड्स। ठीक है, आप लेज खाते हो, ट्रांस फैटी एसिड खा रहे हो। ठीक है, ये जो चीजें खा रहे हो आप, ट्रांस फैटी एसिड्स, ये आपकी बॉडी लिए इतने गंदी चीज है कि इससे अच्छा तो आप मतलब कुछ और भी खा सकते हो, मतलब जहरीली चीजें भी खा सकते हो, वो भी खा लो, तो ये लेकिन धीरे धीरे मारेगी आपको बैठ के। ठीक है ना, ट्रांस फैटी एसिड इज सच अ बैड थिंग फॉर योर बॉडी। कभी आपने प्रिंगल्स खाए हैं? प्रिंगल्स डब्बी आती है 100 रुपए की, नॉट मैगी, बट प्रिंगल्स 100 रुपए की आती है, 99 की। दे डू नॉट कंटेन ट्रांस फैटी एसिड्स, दैट इज वाई दे डू नॉट टेस्ट एज गुड एज लेस। लेस आपको 10 रुपए में मिल जाते हैं, तो सोचो 10 रुपए वाला जो तेल होगा वो ट्रांस फैटी एसिड्स होगा। अगर हाँ बेक्ड होते हैं, ये जो आते हैं ना आजकल 60 60 70 70 80 80 रुपए से, जो ऊपर वाले एक होते हैं और छोटे से होते हैं वो, ये बेक्ड होते हैं। बेक में आपके ट्रांस फैटी एसिड्स नहीं होते हैं। दैट इज वाई दे आर, अगर आपको खाना ही है, इतनी ज्यादा लालसा है, तो डू ईट प्रिंगल्स और सम टाइम रिलेटेड टू दैट, ठीक है ना, वो वाले चिप्स खाया करो। जो लेज आप खाते हो मजे मजे से, वो आपकी बॉडी का बहुत हानिकारक। कभी आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, कुरकुरे लेना, ठीक है ना, और उसको अपने आग लगाना, देखो कितनी अच्छी आग जलती है। आपको लिटरली दिवाली में और किसी चीज की जरूरत नहीं, आप कुरकुरे जला लो, इतना ज्यादा मजा आता है देख के उसको। कुरकुरे नहीं खाए? है ना, मजा आता है ना देख के। तो सोचो अगर वो आपको बाहर इतना जला रहे हैं, आपके खाने के अंदर जब आप खा लोगे अंदर क्या जलाएंगे वो, एक्सपेरिमेंट करना, यू विल सी दैट इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। ठीक है ना, तो ये बाहर इतना जलता है तो आपको कितना अंदर से वो खराब कर रहे होंगे। ठीक है, तो डू नॉट ईट दोज काइंड ऑफ थिंग्स। That's good, Shivam. That's good. You do know what is healthy for you, otherwise you do not read what is the health information, आप read नहीं करते हो। आप कभी भी देखो लिखा होता है प्रेशर, ट्रांस फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये कंटेंट है इनका भैया। ठीक है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको, ये रिफाइंड ऑयल है, ये देखो ये भी रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल इज ए सैचुरेटेड ऑयल, ठीक है ना। एंड देसी घी इज आल्सो सैचुरेटेड, ठीक है ना, ये भी आपको पता चल गया, देसी घी इज आल्सो सैचुरेटेड ऑयल, ठीक है ना। Are we clear with this? Now, what is the difference between refined oil and desi ghee is that desi ghee contains vitamin A, D, E, K additionally. Apart from this, ठीक है, apart from this, they contain A, D, E, K. Plus, they are they increase the level of good cholesterol. ठीक है, plus they increase the level, decrease the level of bad cholesterol. ठीक है, समझ रहे हो। इसी कारणवश देसी घी ज्यादा महंगा मिलता है आपको। देखो 1 लीटर अराउंड 450 500 रुपए का है, वेरके का जाओगे तो 500 का है। ठीक है, एक रिफाइंड ऑयल आपको 130 का 1 लीटर का मिल जाता है, बहुत बढ़िया वाला भी 130 का मिल जाएगा, है ना। डन, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दिस विल ओनली प्रोवाइड यू फ्लेवर, इट हैज नो न्यूट्रिशनल वैल्यू अपार्ट फ्रॉम, आपको मोटा करने के अलावा ये कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। तो वो लोग जरूर खाएं जिनको मोटा होना है, ठीक है, अदरवाइज आप ये प्रेफर कर सकते हैं। और ये नहीं है कि भैया जी हमने 4 5 चमचे खाने हैं, जो RDA, जो WHO वालों रिकमेंडेड है, दैट मीन्स अराउंड, आई थिंक, अगर आप 1 चम्मच खाते हो रोज का, 7 ग्राम्स, ठीक है ना, दैट इज सफिशिएंट फॉर 1 डे। तो अगर आपने मक्खन भी खाना है तो सिर्फ 1 बाइट ही लेनी है, ज्यादा नहीं, 1 ही चम्मच से लेना है। और 1 चम्मच नहीं, कड़छी नहीं लेनी है, चम्मच लेना है, डोंट बी ग्रीडी। ओके, कईयों का चम्मच ही बड़ा होता है,
तो बोलते हैं सर मैंने चम्मच बड़ा लिया तो उसके हिसाब से बोल रहे हो आप, है ना? कोई इतनी बड़ी करछी ले आता है, वो वाली गलत नहीं है, वो वाली बात नहीं करनी। बट द recommended dosage is 7% ऑफ योर डेली कैलोरिक इनटेक, ठीक है? शुड हैव देसी घी, ठीक है? ज्यादा ये मत मोटे हो जाना आप खा खा के भी, इसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है जी? तो वी डिड ऑल दीज थिंग्स, ये आपको डिफरेंशिएटिंग फीचर्स भी पता लग गया होगा। वेजिटेबल ऑयल लाइक ग्राउंडनट ऑयल, इट इज लिक्विड। वनस्पति की जो होता है ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, इट इज लाइक दिस, ठीक है ना? ओके, दिखता है ना ये? आह! तो कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं वेजिटेबल घी जिसको आप बोलते हो। ये आपने डालडा देखा है? पनगट रथ, ये कॉमन ब्रांड नेम है इनका, डालडा, है ना? खाते थे ना हम डालडा, वो खाते होते थे, है ना? तो वो सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। और एक ये आता है सनड्रॉप सफोला, है ना? फॉर्चून डालडा रिफाइंड ऑयल, ठीक है ना? ये सारे भी इसी में आते हैं, ठीक है जी? डन डन डन। यस, बहुत अच्छा होता है। ऑलिव ऑयल अच्छा होता है, कनोला ऑयल अच्छा होता है, ये जो सीड से मिलते हैं ना वेजिटेबल से तेल, अलसी का तेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? अच्छा, कर सकती हो ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हो, राइस ब्रान ऑयल भी यूज कर सकते हो, दैट वी कैन प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, दे आर ऑल गुड ऑयल्स, दैट इज व्हाई दे आर बहुत महंगे होते हैं। आई थिंक 1700 की कैनी मिलती है या 1800 की कैनी मिलती है 10 लीटर, ठीक है ना? तो डू यूज दैट टाइप ऑफ ऑयल्स, ओके? बट लिमिट करो यूज को उसमें। ट्राई, अब एयर फ्रायर भी आ गया, यू नो व्हाट इज एयर फ्राइंग? वैसे तो अमीरों के चोचले होते हैं, पर एयर फ्रायर इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आपने कुछ करना ही है फ्राई, तो एयर से कर लो फ्राई। तो एयर फ्रायर आगे काफी महंगे होते हैं, बट दे आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्वाद चेंज हो जाता है आपका। जैसे पहले शुगर के बिना आप खाना ही नहीं खाते थे, फिर शक्कर आ गई, फिर ब्राउन शुगर आ गई, और अब जनता क्या कर रही है, वो जो व्हाइट व्हाइट सी गोलियां होती हैं, आपने सुना होगा आर्टिफिशियल स्वीटनर, शुगर फ्री, अब वो भी आप खा लेते हो क्योंकि भाई खाना पड़ता है, नहीं तो दवाई खानी पड़ेगी, है ना? वन चीज वो तो हो गया होगा। डन डन डन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी आपने जो तेल खरीदा है वो प्योर है कि नहीं है, क्या वो अडल्ट्रेटेड तो नहीं है? तो यू कैन चेक, चेक भी कर सकते हो आप घर में, ठीक है ना? कि कैसे, जैसे हमने वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किए थे ना क्लोरीन के साथ में, अनसैचुरेटेड के और सैचुरेटेड के, ठीक है ना? Also give a reactions with unsaturated compounds like alkenes and alkynes. The addition of bromine is particularly important because it is used as a test for unsaturated compound. तो आपने अगर 1800 की कैनी खरीदी है और आपको पता करना है कि ये प्योर है कि नहीं, क्या पता इसमें उसने सैचुरेटेड तेल तो नहीं मिला दिया है ना? तो आपने अगर वो चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका जो देसी घी है वो प्योर है या नहीं प्योर है? वो कैसे चेक कर सकते हो? आप ब्रोमीन वाटर, याद है ब्रोमीन वाटर होता है एट रूम टेम्परेचर, और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है ना? ओके, जब आप ब्रोमीन वाटर को डालोगे, इट इज इजिली अवेलेबल ओवर द केमिकल, केमिकल की शॉप से, आप जहां से केमिकल, नॉट केमिस्ट शॉप, केमिकल की कोई भी शॉप जाओगे वहां पे ब्रोमीन वाटर इज इजिली अवेलेबल, ठीक है? व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि देसी घी, नहीं सॉरी, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है? देन ब्रोमीन gets added to the unsaturated compound and reddish brown color of the water is discharged, it becomes colorless. So अगर कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डीकलराइज करता है ब्रोमीन वाटर को, देन इट विल बी एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है? यानी कि उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा। तो कई कंपनियां बोल देती है हमने मूफा भी है जी, इसमें पूफा भी है जी, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी है इसमें। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर मूफा और पूफा वो वहां पे होगा, तो जो तेल होगा उसमें अगर आप ब्रोमीन वाटर डालोगे, रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर का जैसे आपका खून होता है उसी प्रकार से, तो जब आप इसमें डालोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, होना चाहिए। अगर वो कलरलेस नहीं हो रहा है तो उसमें सैचुरेटेड की इम्प्योरिटीज है, ठीक है? तो यू कैन चेक, अभी चेक किया ना उन्होंने? डिड यू रेड द न्यूज?
बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ लाइक डाबर, लाइक हिमालय, लाइक ये पतंजलि, है ना? इनका जो हनी है, इसमें वो शुगर मिलाई हुई थी, इन्होंने चाशनी मिलाते थे वो। समय लगा? पता लगा आपने वो न्यूज़ पढ़ी है? तो बहुत कंपनी का बहुत ज़्यादा आपकी सेहत से खिलवाड़ किया जाता है। तो उन्होंने जब 13-14 ब्रांड ऐसे उठाए कंपनी वालों ने एफएसएसएआई वालों ने, तो बहुत ज़्यादा मिलावट अरे! डाबर का इतना ज़्यादा वो बिकता है हनी सर्दियों में, उसमें मिलावट है, आप वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ठीक है ना? आपकी अपनी कंपनी, पंजाब की अपनी कंपनी मार्कफेड है, ठीक है? मार्कफेड है। तो वहाँ का जो पास हुआ है, सिर्फ़ एक इसका पास हुआ है, 1 या 2 और कंपनियाँ हैं, बस इसका पास हुआ है, पंजाब में तो मार्कफेड का पास हुआ है। तो अगर आप ये खाते हो, बहुत अरे! पतंजलि तो पता नहीं क्या ही बेचता रहता है। अरे! जो कंपनी गौमूत्र को बेच सकती है ना, वो सब कुछ बेच सकती है भैया आपको, ठीक है? तो उसके हिसाब से लिया करो उनकी चीज़ें। आई स्ट्रांगली डिसअप्रूव पतंजलि, कुछ चाय कम की चीज़ नहीं है उसके पास। पता नहीं क्या ही वो बताता रहता है। क्या गौमूत्र जो बना सकती है यार, बनाना क्या गौमूत्र उसने थोड़ा प्रोड्यूस करना है। उसकी भी मार्केटिंग कर दी बंदे ने यार, 10-10 रुपए की शीशा निकाल दी। व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट कि वो आपको अच्छा-सा हनी देगा? उसने तो जीनी भी निकाल दी यार, कहता है ये संस्कारी जीन्स है, ठीक है ना? तो डू ट्राई इट आउट बहुत अच्छी है, संस्कारी जीन्स है उनकी, बहुत अच्छे आप संस्कार दिखते हैं आपको डाले हुए, ठीक है ना? तो यू कैन ट्राई इट ओवर, ठीक है? मार्कफेड जो है, ये आप अभी लेने जाओगे ना, इसका हनी बिक ही नहीं रहा भैया, मतलब आ ही नहीं रहा। कहते हैं जी हमारा सारे जा चुके हैं। जो लोग सयाने हैं उन्होंने उठा लिए हैं पहले से। तो जो इसका बैच जो पहले लेने गया था, सब जब मेरे को खबर पता चली तो इसका अराउंड ₹70 का था। आई थिंक 250 ग्राम्स एंड 270 का था आई थिंक फुल 250 का था शायद पूरा 1 केजी का। तो भी उसने मेरे को बड़ा बोला सर ले जाओ 1 केजी। यार क्या करना ट्राई करके देखते हैं पहले। तो इतना काफ़ी अच्छा लगा। तो अब वो मैं जा रहा था लेकिन ऑफ़िशियली मैं मार्कफेड के ऑफ़िस में गया तो कहते है ही नहीं जी, अगले 1 महीने तक है नहीं हमारे पास। इतनी ज़्यादा खपत बढ़ गई, सबने उठा लिया इसको। चलो मूविंग फर्दर क्या नो? नहीं है, आपके पास है? वी कैन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कुकिंग ऑयल एंड बटर फ्रॉम ब्रोमीन वाटर टेस्ट दैट इज़ व्हाई ये हमने करके देखा था। जो बटर होगा, जो आप घर में खाते हो बटर, वो डीकलराइज़ नहीं करेगा ब्रोमीन वाटर को और जो कुकिंग ऑयल होगा दैट शुड डीकलराइज़ ब्रोमीन वाटर। ओके? डन, डन, डन। So we have done this. What else we need to do? या इथेनॉल सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ लेते हैं जैसे कि इथेनॉल हो गया हमारे पास ये वी हैव डन कॉमन नेम इज इथाइल अल्कोहल ठीक है क्या प्रॉपर्टीज होते हैं भैया जी ये जो है इट इज अ वोलाटाइल लिक्विड मतलब बहुत ज्यादा उड़ जाता है अगर आप देखो अल्केन्स जो है और जो आपका इथेनॉल है ठीक है इथेनॉल क्या करता है इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस तो अगर आप बाहर रखोगे तो ये उड़ जाती है तभी शराब की शीशी को आपको बंद करके रखना पड़ता है नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान लगता है ठीक है तो इट इज लाइटर देन वाटर तभी वाटर के साथ मिक्स हो जाता है इन एनी प्रोपोर्शन इट इज अ हाईली मिक्सेबल लिक्विड ओके यस कॉस्टली भी है है ना द solubility of ethanol in water is due to the presence of hydroxyl group in it ठीक है ना तो अगर हाइड्रोक्सल इसमें OH ग्रुप होता है ना इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप तो उसके कारणवश इसकी जो solubility काफी हाई होती है इथेनॉल कंटेन्स 5% वाटर इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड स्पिरिट ये इंपॉर्टेंट है ये नाम याद रख लो रेक्टिफाइड स्पिरिट इट इज ए स्पिरिट इज कमर्शियल अल्कोहल ठीक है ना तो a solution containing 5% क्या कहते हैं अल्कोहल विद क्या कहते हैं 95% वाटर इज नोन एज योर रेक्टिफाइड स्पिरिट ठीक है ये कमर्शियल अल्कोहल होता है लेकिन 100% प्योर इथेनॉल भी मिलता है जिसको आप एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हो ठीक है इनके डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूजेस हैं वो आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है बट रेक्टिफाइड स्पिरिट आप घर में भी यूज करते हो कमर्शियली आप यूज करते हो ठीक है और
इथेनॉल इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, ये हम पहले बात करके थे. इट डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन आयन एज सो इट इज ए न्यूट्रल कंपाउंड. तो इसकी आपकी इथेनॉल जो होती है दैट इज नॉट एन एसिडिक कंपाउंड, दैट इज ए न्यूट्रल कंपाउंड. ओके, thus it has no effect on the litmus paper. ठीक है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द लिटमस सोल्यूशन. तो ये न्यूट्रल का न्यूट्रल रहेगा. ठीक है, लेकिन ये आपके लिवर के लिए न्यूट्रल नहीं है भैया जी. ठीक है, तो सेवन ध्यान से करें. ठीक है, तो ड्यूरिंग कंबशन और ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो reacts rapidly with oxygen or breaks up completely to form carbon dioxide and water vapor, and lot of heat and light are also produced. ठीक है, oxidation is a kind of controlled combustion. During oxidation the organic compound combines with oxygen to produce a new compound, that is this. Why we need to study this? Why we need to study this? Why it is? Because it is a yes. लग गया समझ? यूपीएससी ने इसी क्वेश्चन को 3 बार पूछा है पेपर में, 3 बार, 3 सालों में डिफरेंटली. ठीक है, बायोफ्यूल्स पढ़ाया था आपको. व्हाट काइंड ऑफ बायोफ्यूल इज दिस? यस, वेरी गुड, बायोचार आया था 2020 में क्वेश्चन. आज सिमरन, डिड यू नोटिस दिस क्वेश्चन इन 2020? देखा आपने यूपीएससी में 2020 में ये क्वेश्चन आया, बताओ, इसी साल, बायोचार के बारे में. दिस इज बायोचार कोल. ओके, वेस्ट ऑफ व्हीट. यस, मैंने आपको जब बायोफ्यूल्स करवाया था ना, तब मैंने आपको करवाया था कि भैया जी इथेनॉल जो होता है ये यूज करते हैं हम. ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम नहीं करते थे, ईबीपी. जब मैंने आपको इथेनॉल, अच्छा मे भी आ रहा है, दैट्स गुड. तो यार ये जो चीजें होती है ना जो हम करते हैं, अच्छा मैंने बताया था, दैट्स गुड. तो ये जो चीजें होती हैं ये सारी अखबारों में ही आती हैं. आप अखबारों में देखा करो, न्यूज में आजकल यही चल रहा है. ठीक है ना. तो जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम है, इसका फायदा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए क्लीनर फ्यूल. व्हाई इट इज ए क्लीनर फ्यूल? आपको समझ लग गया. बिकॉज जो इथेनॉल होता है वो कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है. ठीक है, जब ये बर्न आउट होता है, कंप्लीटली बर्न आउट हो जाता है. ठीक है, दूसरा एनवायरमेंटली सेफ है. थर्ड, आपका इंपोर्ट बिल कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो आपका क्रूड ऑयल जितना आप निर्यात करोगे, सपोज आप 100 टन, 100 मिली टन आप यूज कर रहे हो, तो अगर आप 20 मिली टन भी इसका यूज कर रहे हो, तो 20 मिली टन अगर यूज करना शुरू कर दिया आपने इसमें मिक्स करना, तो 20 मिली टन तो आपने बचा लिया ना तेल. समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आपकी खपत क्रूड ऑयल की इतनी है, उसमें आपने ये डालना शुरू कर दिया, तो 20 बचा लोगे ना. इससे क्या होगा? इंक्रीज इन फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स. ठीक है, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व बना रहेगा, जो रुपया है वो नीचे नहीं गिरेगा. डन डन डन, यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? तो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम आपका ये इतने सारे काम करता है. ठीक है, एनवायरमेंटली भी साउंड है, क्लीनर फ्यूल है, और इंपोर्ट बिल भी रिड्यूस करता है आपका. ठीक है, तो वी डू दिस थिंग. ठीक है ना. और अगर आपको याद हो तो इथेनॉल जो होता है वो आपको शुगर केन से मिलता है, मोलासिस और बैगेसिस से, आपने देखा होगा. ठीक है, और मोलासिस इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री. ये आपने पता होगा, जो आपका वो गन्ने का रस के बाद जो चीज बचती है ना, उसको बैगेसिस बोलते हैं. और उसको यूज करके आप शुगर और बना सकते हो, सॉरी, इथेनॉल बना सकते हो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा. याद है फर्मेंटेशन का प्रोसेस? अब याद करो, मैंने आपको ये वाला करवाया था, एक C6H12O6 होता तो सब में यही है ना. मैंने कहा था जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है प्रॉपर, जब ऑक्सीजन की कमी बहुत होती है और फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होता है आपके पास, ठीक है, तो वो इसको तोड़ के C2H5OH में कन्वर्ट कर देता है. व्हाट इज दैट? ठीक है ना, सॉरी सॉरी दैट इज लैक्टिक एसिड. ठीक है ना, लैक्टिक एसिड को फर्दर तोड़ा जाता है इन C2H5OH. ठीक है ना, बाय द बैक्टीरिया. दैट इज योर एथाइल अल्कोहल. डन डन डन. ओके,
we have done this, we have done this. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुगर केन क्रॉप से आपका इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, शुगर केन जूस से, ठीक है जी। उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, जो आपकी क्रिस्टल शुगर होती है, याद है, ब्राउन शुगर जिसको बोला जाता है, वो क्रिस्टल शुगर होती है। अगर आप उसको फर्दर और करोगे और आग दोगे उसको और करोगे तो वो डार्क ब्राउन कलर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, उसका नाम है मोलासिस। ये देखो, आपको मैंने दिखाया था फोटो, ये है मोलासिस, कालख जी बन जाएगी एक तरह से, ठीक है ना। अगर आप कोक को रख के, 1 लीटर के कोक को रख के, हाँ पा दो, मैं आ रहा। अगर आप कोक को रख के गर्म करते हो, ध्यान में एक्सपेरिमेंट करना, आधा पौना घंटा जब गर्म करते हो तो एंड में जो कालख बचती है ना, दैट इज द लेवल ऑफ शुगर दे हैव गिवन यू, दैट इज लाइक लिटरली जहर आपकी बॉडी के लिए। तो अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो तो बेटा जी छोड़ दो, अच्छी चीजें नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत 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 ज्यादा शुगर मिलाई होती है। तो अब ये घर में देख लेना करके, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा एक ग्लास ले लेना, ज्यादा नुकसान मत करो अपना, ग्लास ले लेना एक, ठीक है। फ्राई पैन में डाल के, जो चाय डालते हो जिसमें आप डाल के, आधा पौना घंटा उसको स्टर करना है आपने। स्टर करना है मतलब हिलाना भी, ऐसे मत छोड़ देना, उठ जाएगा वो। हाँ बोलो सर, डराते रहते हैं। अरे भैया, आप बोलते हो डॉक्टर पैसे कहाँ से बनाते हो, यहाँ से तो पैसे बनाते हो, हमारा तो घर चलता है भैया इससे। हम तो चाहते हैं आप ना बीमार पड़ो, लेकिन अगर आप बीमार पड़ोगे, आप नहीं खाओगे, आप कोका कोला और पेप्सी पी के, थंडर थम्स अप पी के डर के आगे जीत नहीं करोगे, तो हमारे पास कहाँ से पहुंचोगे आप, है ना। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, है ना, हमारा भी घर चलता है ऐसे। मैं तो आपको एक अच्छे गुड समैरिटन होने के कारण मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें, ये ऐसा काम चलता है। बाद में बीमार होके आते हो, फिर ये कहाँ से बीमारी लगी मेरे को, है। फिर आप बाबा जी के पास जाते हो, है ना, बाबा जी भी कहाँ से आ गया, कोई भूत प्रेत पड़ा होगा आपके पीछे, है ना। हैप्पी फेस, है ना। चलो आगे चलो, चलिए आगे चलते हैं फिर। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग्स है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन व्हेन वी डू इथेनॉल, दैट इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब आप उसको ऑक्सीडाइज करते हो, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो, तो क्या बनता है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज एसिटिक एसिड। विनेगर याद है, सिरका, तो सिरका कहाँ से बनता है, वो भी इथेनॉल से ही बनता है, ठीक है। और जो इथेनॉल होता है, आपको पता है इथेनोइक एसिड है, ये किसको क्या कर देगा, दिट विल टर्न योर ब्लू लिटमस रेड। ओके, डन डन डन। तो इससे पता चल जाएगा आपको कि भैया ये क्या है, ठीक है, ये कैसे बन रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होते हैं ये। तो हम फंक्शनल ग्रुप भी बना सकते हैं एक ग्रुप से दूसरा। तो हमने ओल से ओइक एसिड बना दिया, इथेनोइक एसिड बना दिया, दैट इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। what else is reaction sodium metal, that is an important thing। जब भी रिएक्शन कराते हैं हम, इसमें सोडियम डालते हैं, तो इस तरह से झाग सी बन जाती है, ठीक है ना। ये एक साल्ट बना देता है, उसका नाम है सोडियम इथोक्साइड, इथोक्साइड, ठीक है ना। सोडियम इथोक्साइड बनाता है एंड हाइड्रोजन रिलीज करता है। ये गैस ये हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, इसके कारण ये काफी रिएक्टिव होता है, ठीक है। डन डन डन, पॉप साउंड आएगा, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, आपको पता है अल्कोहल डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी एज यूज करते हैं हम, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन यानी कि जब हम इसको वाटर निकाल देते हैं, यहाँ से एक वाटर निकाल दोगे, HOH के साथ एक H चला जाएगा, किससे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं, तेजाब जो होता है, और 170 डिग्री पे बर्न करते हैं, हमारे पास इथीन बन जाता है। व्हाट इज इथीन, याद करो, हमने अनसैचुरेटेड पढ़ा था। हमने कहा था कि जब आपके पास अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड करना है, तो एक रिएक्शन बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आज पढ़ा है ना। हमने कहा था कि भाई जब आपको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड करना है, तो उस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, वो वाटर, ठीक है ना। तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं ना सैचुरेटेड।
अब जो सैचुरेटेड कंपाउंड है उसको अगर आपने दोबारा कन्वर्ट करना है अनसैचुरेटेड में, तो उस रिएक्शन को क्या बोलोगी? डिहाइड्रेशन। लगी समझ? कोई बड़ी बात तो नहीं बोली ना? तो अगर आपके पास C2H5OH है जो कि एक सिंपल कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, उसको अगर आप वाटर निकाल देते हो तो क्या बन जाएगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। डन। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन। कोई डिफिकल्टी है इसमें? ठीक है जी। रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जब एक रिएक्शन में साथ हो रहा है, ये इधर डाल रहे हो, उसके बाद जब आपको वापस इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको दोबारा वाटर ऐड डालना पड़ेगा। अगर वाटर ये दोबारा डालोगे तभी होगा, ये वाटर एस्केप हो जाता है ना, इसलिए। ठीक है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डन डन डन। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? इथेनोइक एसिड, दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, हम इसको और भी अच्छे से कल करेंगे। वैसे रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इसको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ये कब होता है? जब आप इथेनॉल को, ठीक है, सोचो, इथेनॉल को रिएक्ट कराते हो एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड, आपको बताया ना। इथेनॉल को, इथेनॉल से एसिटिक एसिड कैसे बनता है? जब आप इसमें क्या कर देते हो, किससे रिएक्ट कराते हो इथेनॉल को, तो ये बनता है रिएक्शन। जल्दी जल्दी बताओ। ये देखो, करवाया नहीं था अभी। ऑक्सीडेशन, यस। ऑक्सीडेशन करते हो तो आपका ये रिएक्शन बन जाता है, ये वाला आपका बन जाता है। लेकिन जब आप एसिटिक एसिड को इथेनॉल से रिएक्ट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक H2SO4, तो आपके पास एक एस्टर बनता है। ठीक है, ये एस्टर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम जब नेक्स्ट क्लास में सोप्स एंड डिटर्जेंट्स करेंगे, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वहां पे भी यूज होगा। ठीक है, तो ये CH3COO, C2H5 ये जो है, ये इसके साथ मिल जाता है और ये H और ये OH निकल जाता है बाहर एज ए वाटर। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड बना विद एन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, दिस कंपाउंड इज नोन एज इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट, एंड दिस इज ए स्वीट स्मेलिंग एस्टर। तो आप एस्टर का बहुत ज्यादा जगह यूज करते हो। कहाँ यूज करते हो? याद रखो, दे आर यूज्ड इन द फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स, आपने वनीला आइसक्रीम खाई होगी या चॉकलेट आइसक्रीम खाई होगी, उसमें लिखा होता है आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, है ना? फ्लेवर्स लिखा होता है ना, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, साथ में देखा करो अगर आप कोई भी खाते हो। देखा आपने? तो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स में एस्टर्स होते हैं, वहां पे डाला जाता है एस्टर्स। तो जो वनीला का एक करेक्टरिस्टिक आपको स्वाद आता है और स्मेल आती है, दैट इज ड्यू टू फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, परफ्यूम जो आप यूज करते हो, चाहे वो फॉग का हो या कोई भी परफ्यूम यूज करते हो, खास करके नॉट डीओ बट परफ्यूम, तो वो परफ्यूम्स भी कहाँ से बनते हैं? एस्टर से बनते हैं। डन। इत्र जिसको बोलते हो, इत्र, एस्टर से याद रखना। Esters react in the presence of an acid or base to give wet alcohol and carboxylic acid. This reaction is known as saponification reaction. देखो, esterification reaction क्या है? समय लग गया? जब आपके पास एक अल्कोहल है और एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना, यानी कि इथेनोइक एसिड लगा लो और इथेनॉल लगा लो। ठीक है, ऑल। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये आपके बनाएंगे एस्टर। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है एस्टेरिफिकेशन। क्या बोला जाता है? एस्टेरिफिकेशन। लेकिन जब एक एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट अगेन टूट के दोबारा ये चीज बनाता है, इस रिवर्स रिएक्शन को बोला जाता है सैपोनिफिकेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन? क्योंकि ये सपो, जो सोप आप डिटर्जेंट घर में यूज करते हो, सोप वाला, ठीक है ना, वो इस रिएक्शन में बनता है। सोप और डिटर्जेंट कैसे बनते हैं, कैसे उनका रिएक्शन होता है, दिस विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, डन। डू यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? ओके है यहां तक? डन डन डन।
तो ये हमने यहाँ तक अब ये कर लिया है, इसके एग्जांपल्स मैंने बता दिए हैं। क्योंकि अगर आप अच्छा ये अल्कोहल्स अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में पीते हो तो उसका क्या असर है? पहले तो ये मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है एंड डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। व्हाट डज डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स? डिप्रेसर इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन में चले गए हो। डिप्रेशन का मतलब डिप्रेस करना मतलब अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम नॉर्मली हम एक्टिव होते हैं तो ये हमारी एक्टिविटी को स्लो कर देता है। तो अगर आप ग्लास पकड़ने जाओगे तो ग्लास यहाँ है और आप नीचे पकड़ी जाओगे तो रिएक्शन स्लो हो जाते हैं हमारे, ठीक है ना? तो अगर आपके पास गाड़ी चला रहे हो शराब पी के, तो अगर आपके पास हाँ एकदम से कोई आ जाता है तो कोऑर्डिनेशन एक जो आपका नेचुरल कोऑर्डिनेशन होता है, सेंस ऑफ जजमेंट होता है, सेंस ऑफ टाइमिंग होता है, ठीक है, और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, ये सारा कुछ खराब हो जाता है और आप एक्सीडेंट कर बैठते हो, ठीक है? ओके, तो इथेनॉल इट्स नॉट हार्मफुल फॉर योर बॉडी बट मीथेनॉल इज, ठीक है ना? तो आपके लिए जो इंडस्ट्रियल ऐसा तो होगा कि क्योंकि आपको पता है कि अल्कोहल जो है वो इंडस्ट्री में बहुत यूज होती है ना? इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बहुत यूज होती है। अगर आपने इत्र बनाना है, सोचो परफ्यूम बनाना है, और परफ्यूम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? इथेनॉल चाहिए। तो इथेनॉल आप मंगा लेते हो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही इसका लिए परमिट देती है आपको, ठीक है ना? तो इथेनॉल मंगा लेते हो। कोई बंदा वहां पे फैक्ट्री वाला जो शराबी को अभी निकला, वो तो उसको तो नबारे न्यारे हो जाएंगे। उसको तो अल्कोहल वो उसको क्या फर्क पड़ता है कौन सी ब्रांड की है? जिसने शराब पीनी है वो ब्रांड नहीं देखता है ना? तो वो तो फिर ये सीधा चुप के पी जाएगा। उसको क्या फ़र्क है ना? कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा इसका दुरुपयोग ना हो, कोई इसको पी ना जाए, ठीक है ना? इसके लिए इसमें एक चीज़ ऐड कर दी जाती है, मीथेनॉल। क्या बोला जाता है? मीथेनॉल। जो मीथेनॉल है बेटा, ये हार्मफुल है आपकी बॉडी। इसका एक नाम और है, नकली शराब। आपने सुना हो कि कई लोग नकली शराब पीने के कारण मारे गए या ये कार्य के मारे गए। यू डू रिमेंबर दिस थिंग ना? ये आपको पता है ना? बहुत बार अभी न्यूज़ में भी आया था पंजाब में, तरन तारण एरिया में काफ़ी लोग 20-25 लोग जो शराब है नकली में वो पी के मर गए। ये जो नकली शराब होती है ये गवर्नमेंट खुद ऐड करती है। व्हाई इट इज़ एडेड? बिकॉज़ टू मेक द इथेनॉल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। डन? अरे बलजीत कौर, यस बिल्कुल ट्रू है। इवन प्लांट बेस्ड चिकन इज देयर। तो अब जो लोग जाला बोलते थे ना कि भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, तो उन्होंने अब वेजिटेबल से बना हुआ चिकन तैयार कर दिया है, जीन से तैयार किया गया है, ठीक है ना? तो कैसे? दैट आई विल लेट यू नो कि कुछ नहीं, एक सेल ले लिया गया, पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं, अब सेल ले लिया गया, उसको कल्चर कर दिया गया और उससे पैटी बना दी गई है। अब अगर आप बायोलॉजिकली देखोगे तो दैट इज मीट, ठीक है? बट अगर आप नॉर्मली देखोगे दैट इज नॉट मीट, दैट इज समथिंग दैट यू हैव ग्रोन, ठीक है, इन ए लैब। जस्ट लाइक अगर आप घर में भी तो पुदीना पुदीना बेचते हो ना, तो क्या उसको मीट बोलोगे आप? नहीं, है ना? दैट इज समथिंग दैट यू हैव ग्रोन। तो आपका ऐसी मीट की आ गई है पैटिस जो एक सेल से बनी गई है। अब पूरे का पूरा जानवर हलाल करने की जरूरत नहीं है आपको या मारने की जरूरत नहीं है। उसका सेल ले लो, उससे ग्रो कर लो मीट, वो टिश्यू ग्रो कर लो। दिस इज टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, वी विल डू दिस। आप एक बार मैं करवा ही चुका हूँ ये वाला कंसेप्ट, तो हम और इसको आगे डेवलप करेंगे आगे जाके। तो मीथेनॉल जो होता है इवन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इज कॉजेज दैट, ठीक है? क्यों? बिकॉज आपका कोई भी शराब पीते हो, कोई भी दवाई खाते हो, कोई भी चीज खाते हो, वो कहाँ जाती है? आपके लिवर में जाती है सबसे पहले। जब ही मीथेनॉल लिवर में पहुंचता है, ऑक्सीडाइज करके उसमें क्या बन जाता है? मीथेनॉल बन जाता है, मीथेनॉल। एंड मीथेनॉल जो होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है ना? ये जो मीथेनॉल है या फॉर्मेल्डिहाइड जिसको बोलते हो आप, फॉर्मेल्डिहाइड मैंने आपको बताया था कि ये आपका वो बॉडी में स्टोर करने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है ना? बॉडी पार्ट्स को स्टोर करने के लिए, है ना? तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है। ये कोएगुलेशन कर देता है, जैसे एग कोएगुलेट हो जाता है ना, जैसे आप अंडे को भुर्जी बनाते हो ना, तो वैसे कोएगुलेशन हो जाती है। तो उसी प्रकार ये कोएगुलेट हो जाता है, ठीक है? इट कैन कॉज ऑप्टिक नर्व ब्लाइंडनेस आल्सो, ठीक है ना? तो अंधापन भी यही कॉज करता है। तो इथेनॉल जो होता है, मीथेनॉल कॉज करता है ये सारा कुछ।
तो टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ इथॉल इट डिस्टिल, ये मैंने आपको बता दिया। डाइज भी इसके कलर से बनती हैं, डी नेचर्ड अल्कोहल जिसको बोला जाता है। तो कल हम इसके आगे से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। टुडे क्लास इज अप टिल हियर नाउ, ठीक है। फॉर टुमारो वी विल डील, दिस इज ऑलमोस्ट डन है ना। तो वी विल डू टुमारो इथेनोइक एसिड एक रह गया है, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने करना है। इसके बाद हमने एक दो चीजें और करनी है, और उसके बाद कल हम खत्म कर देंगे ये वाला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में, मतलब। एंड वी विल डू मोस्ट प्रोबेबली अनदर एक दो लेक्चर और। इसके बाद हम पॉलीमर्स करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलीमर्स, क्योंकि अभी इसके साथ में ही हो जाएगा। देन वी विल डू 1-2 लेक्चर्स ऑन पीरियोडिक टेबल, एंड देन chemistry in everyday use. This is all about chemistry. Okay, so by the end of next week or so, 5-6 lectures में most probably आपकी chemistry will be done on my end, ठीक है ना। उसके बाद we will start with environment chemistry, environmental, ठीक है ना। environment में भी हम environment ही शुरू करेंगे। we will start with some important classical objects like ecology, ठीक है ना। इकोलॉजी कर लेंगे, ठीक है। और जितना मैं करवा रहा हूं दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है ना। उसके आगे नोट्स बनाओ, उसके पीछे मत नोट्स बनाओ, उसी को काला मत करी जाओ, ठीक है ना। जो मैं आपको बना देता हूं आप उतना लिख लो, उसका निचोड़ निकाल के लिख लो, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है ना। बट उसके आगे नोट्स बनाओ, जैसे मैंने आज बनाया ना, उज्ज्वला योजना साथ में जोड़ लो कि भैया अच्छा ये इसकी योजना है, इसमें ये 4 पॉइंट अच्छे से है, ये नोट्स है। बेसिक मैं आपको तैयार करके दे रहा हूँ, उसके ऊपर नोट्स खुद बनाओ, ठीक है। जैसे उज्ज्वला योजना के बाद मैंने आज आपको इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का के बारे में बताया, सर्च करो। बायोफ्यूल्स पॉलिसी के ऊपर सर्च करो, कहाँ पे है, कौन बनाता है, कहाँ किस डिपार्टमेंट के अंदर है, ये सारा सर्च करो और साथ साथ में नोट्स बनाओ इस तरह से। डन, ओके। यस, वो करवाई थी यार टिश्यू रीजनरेशन टेक्निक्स अभी नहीं कराई, क्योंकि वो बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्निक्स है अभी नहीं करवाई हैं। लेकिन जो टिश्यू कल्चर है और हाइब्रिडाइजेशन है, आई नो ये करवाया हुआ है आपको, चेक करो। ये करवाया हुआ है, सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन करवाई है मैंने आपको। जब मैंने आपको आई थिंक मॉर्फोलॉजी करवा रहा था, प्लांट मॉर्फोलॉजी, उसमें ये टेक्निक्स मैंने डिस्क्राइब की हुई हैं, टिश्यू कल्चर की भी की हुई हैं। सिंगल सेल प्रोटीन की भी बात की थी, याद है, स्पाइरुलिना के बारे में बात की थी। तो ये बात करो अभी, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बेटा, ओके।